चलो, so the next subtopic which we are going to study is public choice approach. It is a subtopic under chapter 1 introduction of paper 1 of public administration. ठीक है. So public choice approach क्या बोलता है? The public choice approach is actually public choice approach under public administration actually came into existence in about 1960s. Okay, it almost coincided with the development of new public administration. ठीक है. इस तीनों अप्रोचेस थोड़े थोड़े अलग हैं. कौन से न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एनपीए, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट जो कि बहुत लेट आया था, और ये पब्लिक चॉइस अप्रोच जो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम के ही थोड़ा सा डेवलप हो रहा था. सो विंसेंट ऑस्ट्रम वाज द चीफ प्रोटैगनिस्ट ऑफ दिस अप्रोच. ही एडवोकेटेड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ ट्रेडिशनल डॉक्ट्रिन ऑफ ब्यूरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन by a concept of democratic administration. ठीक है. Where did he talk about this? He talked about this in his book The Intellectual Crisis in American Public Administration, where he wrote, Vincent Ostrom wrote that bureaucratic structures are necessary but not sufficient structures for a productive and a responsive public service economy. For a efficient public service economy, we need development in the administration towards more अभी इसके पहले थोड़ा वेबरिन टाइप ब्यूरोक्रेसी सब कुछ था, बट अभी 1960s 1970s के टाइम थोड़ा इंडिपेंडेंस आते गया, फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ चॉइस भी बढ़ते गया लोगों के पास. तो उसमें से ये ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन से डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, ऐसा थिंकिंग ग्रो हुआ और उसमें से पब्लिक चॉइस अप्रोच डेवलप हुआ. भी पब्लिक चॉइस अप्रोच देखो, ये पब्लिक चॉइस अप्रोच इज डेवलप्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक चॉइस. तो पब्लिक चॉइस क्या है? पब्लिक चॉइस इज द इकोनॉमिक थियरी ऑफ पॉलिटिक्स. पब्लिक चॉइस इज द एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स टू पॉलिटिक्स. द टर्म पब्लिक चॉइस वॉज कॉइन्ड इन लेट 1960s. इन एडमिनिस्ट्रेशन इट गेन मोर करेंसी इन अबाउट 1970s. ठीक है. द थियरी मेक्स 3 अजम्पशन. ये पब्लिक चॉइस का जो कॉन्सेप्ट है इट मेक्स 3 अजम्पशन. फर्स्ट इज इट फोकसेस ऑन द रैशनल, दैट इज़ द इकोनॉमिक मैन. ठीक है. मतलब मैन जो है वो इकोनॉमिक रैशनल, ही चूजेस हिज ओन डिसीजंस. ठीक है. एंड चूजेस मतलब उसको खुद को सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो, ऐसा मैन खुद एक रैशनल थिंकिंग रखता है. ठीक है. सो मैन इज़ एक्चुअली अ इकोनॉमिक मैन, ये अजम्पशन था. सेकेंडली इट अज्यूम्स दैट पब्लिक गुड्स रिक्वायर द कोऑपरेटिव बिहेवियर ऑफ सिटीजन्स. ठीक है. सिटीजन्स का भी फीडबैक होना चाहिए कि एक्चुअली उनको गुड्स कौन से चाहिए. द थर्ड अजम्पशन इज डिज़ायरेबिलिटी ऑफ इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स. वापस वो चॉइस का ही कॉन्सेप्ट आता है कि एक ही इंस्टीट्यूशन से क्यों ले, अलग अलग इंस्टीट्यूशन का एक ही प्रोडक्ट बनाने का अलग अलग फंडामेंटल्स भी हो सकता है, और वो चॉइस द मैन शुड हैव, बिकॉज मैन इज़ अ रैशनल इकोनॉमिक आइडेंटिटी विच ही कैन चूज फ्रॉम इट. ठीक है. तो ये बेसिक अजम्पशंस थे पब्लिक चॉइस के. दिस इज नो, ये जो पब्लिक चॉइस एक इकोनॉमिक थियरी, उसके बारे में हमारी बात हो रही है. पब्लिक चॉइस अप्रोच जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसके बारे में आगे बात करेंगे. ठीक है. सो पब्लिक चॉइस थियरी मेजर कंट्रीब्यूशन इन द एरिया ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ बीन द फैक्ट दैट इट हैज़ क्वेश्चन द वेरी बेसिस ऑफ ब्यूरोक्रेसी रन गवर्नमेंट. ठीक है. कि एकदम एक्सट्रीम कोर ब्यूरोक्रेसी के साथ ही अगर आप पूरा गवर्नमेंट रन करोगे और थोड़ा भी गवर्नेंस या फिर फ्रीडम ऑफ चॉइस नहीं दोगे, तो क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं और उसको अप्रोच कैसा करना चाहिए, उसको सॉल्व कैसा करना चाहिए, उसमें से पब्लिक चॉइस अप्रोच डेवलप हुआ. The theory says that the role of public administration is to develop decentralized small scale services at different levels of government. तो बेसिकली जो डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन के कॉन्सेप्ट हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के इंट्रोडक्शन में पढ़े थे, उसको ये पब्लिक चॉइस अप्रोच ग्रो कर रहा है. ठीक है. अभी थोड़ा जो सेलेंट फीचर्स है पब्लिक चॉइस अप्रोच के. ठीक है. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में उसके बारे में बात करेंगे. देखो, द पब्लिक चॉइस थियरी रिवॉल्व्स अराउंड द सेल्फ इंटरेस्ट कॉन्सेप्ट जो हम लोग ने बात किया. मतलब अ रैशनल इंडिविजुअल सीक्स टू मैक्सिमाइज हिज यूटिलिटी इन द मार्केट. इट एडवोकेट्स इंक्रीज्ड इकोनॉमिक इंसेंटिव्स और मार्केट्स फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड अडॉप्ट अ इकोनॉमिक एनालिसिस टू अंडरस्टैंड द पॉलिटिकल बिहेवियर. मतलब एक तो पॉलिटिकल बिहेवियर एज वेल एज बिहेवियर ऑफ मैन, मतलब एज अ रैशनल आइडेंटिटी. Their aim is to give greater choice to individuals and they encourage the government to provide a plurality of institutional choices. मतलब क्वासी मार्केट्स बनने चाहिए, ऐसा कॉन्सेप्ट है पब्लिक चॉइस अप्रोच का. द थियरी प्रमोट्स द कॉम्पिटिटिव मार्केटिंग.
arguing that if the bureaucracy monopolizes service delivery, the result will be oversupply and inefficiency in certain sectors and undersupply in certain sectors, and it will also affect the efficiency of choices also some. अभी देखो अलग अलग लोग के अलग अलग चॉइसेस है एक ही प्रोडक्ट लेने के लिए, तो अगर सब स्टेट ही करेगा तो और स्टेट एक ही तरीके का एक ही प्रोडक्ट बनाएगा तो वो शायद सबके लिए सूटेबल नहीं हो सकता। मतलब एक प्रोडक्ट जो मुंबई के लिए सूटेबल है वो शायद कोई विलेज के लिए सूटेबल नहीं हो सकता, समझो यूपी या बिहार में, या फिर यूपी और बिहार की कोई सिटी में, समझो लखनऊ में वगैरह जो एक प्रोडक्ट सूटेबल है वो किसी केरला के सिटी या फिर विलेज में शायद सूटेबल ना होगा। इसके लिए पब्लिक चॉइस अप्रोच डेवलप होना चाहिए ताकि अलग अलग इंस्टीट्यूशनलाइजेशन होने चाहिए। अलग अलग इंस्टीट्यूशन वही प्रोडक्ट को अपने अपने तरीके से एक क्या बोलते हैं कि टेलर मेड तरीके से वो एरिया के लिए, समझो एक स्टेट के लिए बनाएंगे, एंड पीपल कैन हैव मच मोर चॉइसेस इन द सेम प्रोडक्ट विच दे आर अचीविंग। पर इसके पहले मतलब 1960s के पहले सब कुछ स्टेट के हाथ में ही था, और जो स्टेट एक जगह पर एक ही प्रोडक्ट बना देता पूरे देश के लिए वही था, तो इसमें थोड़े से प्रॉब्लम आ रहे थे, इनएफिशिएंसी आ रही थी। इसके लिए पब्लिक चॉइस अप्रोच का डेवलपमेंट हुआ। सो टू सम ऑफ द मेन फीचर्स ऑफ पब्लिक चॉइस अप्रोच आर, इट इज़ एंटी ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच, इट इज़ अ क्रिटिक ऑफ ब्यूरोक्रेटिक मॉडल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब जो कोर हार्डकोर ब्यूरोक्रेसी है उसका क्रिटिक है ये पब्लिक चॉइस अप्रोच। मतलब जो ब्यूरोक्रेसी है ना, वेबेरियन ब्यूरोक्रेसी का क्रिटिसिज्म से ये अप्रोच डेवलप हुआ। इट एनकरेजेस इंस्टीट्यूशनल प्लूरलिज्म इन द प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज। द प्लूरलिटी ऑफ गवर्नमेंट एंड पब्लिक एजेंसीज इज सपोर्टेड ऑन द ग्राउंड ऑफ कंज्यूमर प्रेफरेंस। ठीक है, तो कितना प्लूरलिटी होना चाहिए इंस्टीट्यूशंस का और कौन सा इंस्टीट्यूशन क्या करना चाहिए, इट डिपेंड्स ऑन द कंज्यूमर का प्रेफरेंस, मतलब एक्चुअली सिटीजन्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इट अप्लाइज इकोनॉमिक लॉजिक टू द प्रॉब्लम्स ऑफ पब्लिक सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब इकोनॉमिकल होना चाहिए जो सर्विस डिलीवरी है, मतलब जो भी प्लान है हम लोग हमेशा उसमें वेलफेयर भी देखते हैं, इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, और उसमें क्वालिटी भी देखना चाहिए, और ऑल्सो यू हैव टू सी द इकोनॉमी ऑल्सो, मतलब कितने मतलब वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज कम होना चाहिए in production as well as in distribution. It stands for a diverse democratic decision making centers, decentralization and popular participation in administration. देखो इसमें तो इंडायरेक्ट, ये एक्चुअली इंडायरेक्ट कॉन्सेप्ट है पब्लिक पार्टिसिपेशन का इन डिसीजन मेकिंग ऑन व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज शैल बी प्रोवाइडेड बाय द स्टेट। ठीक है, इट अप्लाइज It increases competition in the delivery of public services, thus increases the quality of the services which are provided. ठीक है, जैसे कंपटीशन बढ़ेगा तो हर इंस्टीट्यूट ट्राई करेगा कि अपना प्रोडक्ट सबसे अच्छा होना चाहिए और सबसे कम पैसे में लोगों ने लेना चाहिए, तो उस हिसाब से क्वालिटी भी बढ़ेगा और कॉस्ट भी कम होगा। इट सपोर्ट्स प्राइवेटाइजेशन एंड कॉन्ट्रैक्टिंग आउट टू रिड्यूस वेस्टेज। ठीक है, तो प्राइवेटाइजेशन मैनेजरियल टेक्निक पे चलता है, एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी पे, तो वो लोग को अगर कुछ काम दिया तो वो लोग बहुत इकोनॉमिक तरीके से कोई भी सर्विसेज को प्रोवाइड करेंगे। मे बी इट कैन टेक अ टोल ऑन सम एरियाज़, कुछ एरियाज़ में थोड़ा कॉस्ट बढ़ सकता है, बट इवेंचुअली जो प्राइवेट का कॉन्सेप्ट है कि कम रिसोर्सेज वेस्टेज हो और ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंसी हो, ये कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करता है। And then dissemination of more information for public benefit about the availability of alternatives to public services offered by on a competitive basis and at competitive cost। मतलब बेसिकली अलग अलग इंस्टीट्यूशन का कौन सा कॉस्ट है, कौन सा सर्विस है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसके बारे में जनता को भी पता होना चाहिए। ये भी एक साइड है पब्लिक चॉइस अप्रोच का। Thus, the public choice school questions the hegemony of bureaucracy and hierarchical administration. Hierarchical, Hierarchical. ठीक है, bureaucracy has thus to be downsized, and government also has to give some of its functions to some sectors of some private sectors so that it can grow also and it can support efficient and fast delivery services to its citizens.
Under this model, the inefficiency is punished and quality is rewarded. मतलब कौन सा मॉडल? मार्केट मॉडल है, ठीक है. It redefines the power equations between the state and the citizens and the private sectors. ठीक है. So under this impact, the views of under the impact of public choice theory, which was developed academically, it is observed that in the last decade of 20th century, the private sector has expanded. The state sector has shrunk both in direct administration as well as through privatization of public enterprises. Moreover, there has been widespread adoption of management concepts and practices of business in the public sector also. Along with this, there has been an increase in the contracting out of services to private providers as well as outsourcing by the government enterprises. Thus, the whole NPM का approach, new public management का approach, and its viewpoint is more highly influenced by the public choice theory. ठीक है, जो हम लोग ने अलग सा चैप्टर पढ़ा है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का, इट इज़ हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय द पब्लिक चॉइस थियरी. जो पब्लिक चॉइस का थियरी का रिक्वायरमेंट था, उसका एप्लीकेशन इन द फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन NPM, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का थियरी डेवलप हुआ. अब देखो, पब्लिक चॉइस अप्रोच ऑन द अदर हैंड अपोजेस सर्टेन थिंग्स. अब इसमें इट अपोजेस द सिंगल सेंटर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, मतलब मोनोसेंट्रिक जो कॉन्सेप्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर का, उसको अपोज करता है. ऑल्सो सेपरेशन ऑफ पॉलिटिक्स फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन, इसको भी पब्लिक चॉइस अप्रोच अपोज करता है. फिर हायरार्किकल एडमिनिस्ट्रेशन को अपोज करता है. रैशनल एंड न्यूट्रल ब्यूरोक्रेसी होगी, ऐसा ये कॉन्सेप्ट को भी अपोज करता है. फिर हम लोग ने बात की थी अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन. अभी डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन का बेसिक एलिमेंट्स क्या है? देखो, उसमें क्या क्या आता है. अथॉरिटी शुड बी डिवाइडेड टू लिमिट एंड कंट्रोल द एक्सरसाइज ऑफ पॉलिटिकल पावर इन अ व्यू ऑफ करप्टिबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल डिसीजन मेकर इन सम केस, और इन सम केस एक्सपर्टीज़ नहीं होता. एक पर्टिकुलर समझो, एक टेक्निकल डैम का कंस्ट्रक्शन है, तो उसमें एक इंजीनियर को या फिर एक एडमिनिस्ट्रेटर को वो एरिया के ज़्यादा नॉलेज होगा, एग्जैक्ट टेक्निकल नॉलेज, एज़ कम्पेयर टू द मोर पार्लियामेंट्री नॉलेज. पार्लियामेंट्री नॉलेज पॉलिटिशियन के पास होता है. सो जो लाइन ऑफ कंट्रोल है कौन से एरिया में कहाँ पे होनी चाहिए, वो दैट शुड बी डिवाइस्ड. ऐसा पब्लिक चॉइस अप्रोच का मानना था. मतलब एक एडमिनिस्ट्रेटर, एक ही प्रोजेक्ट के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटर के पास कौन सी अथॉरिटी और एक पॉलिटिकल लीडर के पास कौन सी अथॉरिटी, दैट शुड बी क्लियरली आइडेंटिफाइड. देन नो प्री-assumption should be made that administration is distinct from politics, okay, as administrative rules and procedure are not a matter of political indifference. पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन का हमेशा इंटरफियरेंस एक दूसरे के ज्यूरिस्डिक्शन में होता ही रहता है. वो वेन डायग्राम जैसा है, एक बीच में का एरिया होता है जहाँ पे दोनों मिलते ही है. बिकॉज अगर आपको कोई डिसीजन लेना है तो वो इफ़ेक्ट पॉलिटिक्स को भी करेगा, पॉलिटिकल कल्चर को भी करेगा, बेसिक सोशो इकोनॉमिक कल्चर को भी करेगा, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव रूल प्रोसीजर है, प्रोजेक्ट का डेडलाइन टाइमलाइन है, उसको भी करेगा. सो दोनों पॉलिटिशियन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ने मिल के कुछ एरियाज़ में डिसीजन मेकिंग करना पड़ता है, और यही पार्ट है डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन का. ठीक है, मतलब डेमोक्रेटिक ही है ना, दोनों डिसीजन मेकर है. नॉट ओनली पॉलिटिशियन इज द डिसीजन मेकर, इवन द एडमिनिस्ट्रेटर इज द डिसीजन मेकर. एंड इवन इन सम टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स और इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एरियाज वे जो एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेटर का ज्यूरिसडिक्शन है, वहाँ पे पॉलिटिशियन कैन ऑल्सो गिव हिज इनपुट्स कि बिकॉज ही एनालाइजेज द सोशो इकोनॉमिक सोशल कंडीशंस मोर, ही कैन गिव इनपुट एंड उस हिसाब से डिसीजन मेकिंग कैन बी डन. It helps to stimulate healthy and democratic competition among government agencies also. मतलब मल्टी ऑर्गेनाइजेशनल अरेंजमेंट होता है amongst the government agencies also. अभी गवर्नमेंट में ही समझो कोई PSU है जो सेम टाइप का इट कैन गिव, अभी इतने सारे समझो गवर्नमेंट बैंक्स ही है, तो उनमें भी कंपटीशन रहना चाहिए so that they can provide efficient services to the people. The purpose of democratic administration is to maximize efficiency and with respect to time, effort and resources. ठीक है, democratic administration should maximize the efficiency of the decision making, the procedure of the work and as well as the outcome of the project. ठीक है, at every level
एफिशिएंसी बढ़ना चाहिए, यही डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन का पर्पज़ है। एंड उसके लिए जो जो फैक्टर्स है विच वी हैव डिस्कस्ड राइट नाउ, दे शैल ऑल बी इंक्लूडेड फॉर एन एफिशिएंट डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन। अभी वापस थोड़ा लेट्स अगेन अंडरस्टैंड, थोड़ा बेसिक से ही वापस पब्लिक चॉइस अप्रोच का डेवलपमेंट हुआ कैसा था। देखो, इन द पीरियड ऑफ 1940s and 50s there were certain developments in the roles of the state which were different than the previous roles। मतलब यहाँ पे वेलफेयरिज्म 50s में पकड़ो, वेलफेयरिज्म का कॉन्सेप्ट ग्रोथ पे था, ठीक है। वो टाइम पे द स्टेट और द गवर्नमेंट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट एंड ऑल्सो नॉन डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब स्टेट वाज वर्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। अल्टीमेटली दिस लेड टू द क्राइसिस इन द स्टेट। मतलब बहुत ज़्यादा ही वर्कलोड आ रहा था in terms of delivery of services, efficiency of delivery of service as well as in finance, ठीक है। So O'Connor, CONNER, referred to this situation as financial crisis, fiscal crisis, और some other call it as। तो इसके बाद क्या हुआ, the people began to lose confidence in the state। तो some other authors like Jürgen Habermas had called it crisis of legitimacy। तो द स्टेट कुड नॉट सस्टेन इट सेल्फ। फिर वहाँ पे कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ पब्लिक चॉइस अप्रोच का कि बाबा अगर इतना वर्कलोड हो रहा है तो स्टेट शुड डेलीगेट सम वर्क टू प्राइवेट सेक्टर ऑल्सो। तो वहाँ पे एक फिलोसफी का स्टार्ट हुआ, उसको कहते हैं न्यू राइट्स फिलोसफी। ये 1950s का पार्ट है, न्यू राइट्स फिलोसफी। मतलब इवन बिफोर in 1950s let's say, और public choice approach in 1960s डेवलप हुआ। न्यू राइट्स philosophy जो है ना, it is a combination of two mutually contradicting schools, namely neoliberalism and neo-conservatism, ठीक है। The new rights philosophy advocated for a minimal state or rolling back of the state, okay। ऐसा है कि न्यू राइट्स बोल दिए कि कुछ एरियाज़ में जो स्टेट प्राइवेट सेक्टर को दे सकती है, इट शुड गिव, एंड स्टेट शुड बिकम एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग इन सर्टेन एरियाज। मतलब समझो रेगुलेशन वगैरह का, वो टू रेगुलेट द मार्केट इकोनॉमी, वो एरिया में जहाँ पे स्टेट को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए वहाँ पे स्टेट को स्ट्रॉन्ग ही होना चाहिए, ठीक है। द पब्लिक चॉइस अप्रोच इज़ वन ऑफ द स्कूल्स ऑफ न्यू राइट्स फिलोसफी। इसके लिए पब्लिक चॉइस अप्रोच बाद में आया न्यू राइट फिलोसफी के। It is the application of public choice approach is the application of economics in the study of political process of and the institutions। Political process मतलब basically क्या, choices। Public choice approach is defined by Dennis Muller as the Mueller, M-U-E-L-L-E-R, as the economic study of the non-market decision making or supply or application of economics to political science and also public administration। अभी public choice approach has been chiefly propounded by certain scholars। उनके नाम है विलियम निस्कैनन in 1971, फिर विंसेंट ऑस्ट्रॉम, ठीक है। अभी मेजर डायमेंशंस क्या है इसके, एक तो मेथडोलॉजी है, फिर यूटिलिटी मैक्सिमाइजर है, और प्रिस्क्रिप्टिव कैरेक्टर है न्यू पब्लिक चॉइस अप्रोच का। मेथडोलॉजी मतलब इसमें दो चीज़ें, देखो, इंडिविजुअलिज्म एंड इकोनॉमिक और रैशनल मैन, ये कॉन्सेप्ट आते हैं मेथडोलॉजी में। मतलब इंडिविजुअल शुड बी द यूनिट ऑफ एनालिसिस एंड डिसीजन मेकिंग। द मैन बीइंग रैशनल अप्लाइज हिज कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस टू एवरी स्टेज ऑफ डिसीजन मेकिंग। दिस हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड बाय एक्चुअली हर्बर्ट साइमन ऑल्सो, that man maximizes his utility through minimum cost and maximum benefits। मतलब man knows what is the best decision for him, therefore उसको एक choice देनी चाहिए, और उससे ये public choice approach का development हुआ। फिर utility maximizer, देखो, the Weberian bureaucracy which is also referred as orthodox bureaucracy observes that the individuals, मतलब जो bureaucrats है, they also carry knowledge, expertise and rationality।
बट उनका रूल्स और प्रोसीजर के अंडर चलता है, और जो रैशनल मैन है वो अपने हिसाब से देखता है, ठीक है। फिर एक छोटा कॉन्सेप्ट था पॉलिटिकल आइडियलिज्म का। मतलब पॉलिटिकल आइडियलिज्म में क्या है कि ब्यूरोक्रेसी भी एफिशिएंट है और पब्लिक का डिसीजन मेकिंग खुद के लिए जो है वो भी एफिशिएंट है। तो जो ये जो पॉलिटिकल आइडियलिज्म का कॉन्सेप्ट है गिवन बाय पीटर सेल्फ, इट इज़ नॉट एप्लीकेबल इन रियलिटी द मोर because there is more of political administration egoism and particularism than political idealism. The ministers, administrators, bureaucrats and people involved in politics as well as in certain cases certain sections of citizen, उनका अलग अलग level of interest होता है हर चीज़ में, and it affects the entire public choice approach, ठीक है। मतलब public choice कोई dominant section है समझो इन पॉलिटिक्स और इन सिटीजन्स ऑल्सो, तो उनके जो चॉइसेस है दैट विल इवेंचुअली बिकम चॉइसेस ऑफ द सोसाइटी। तो ये कुछ इम्पेडिमेंट्स हैं। देखो, ब्यूरोक्रेट्स आर कंसिडर्ड बजट मैक्सिमाइजर, पॉलिटिशियंस आर कंसिडर्ड वोट मैक्सिमाइजर, एंड सिटीजन्स को क्या करना है, यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन करना है अपना। फिर इसमें ही वर्जीनिया स्कूल ऑफ पब्लिक चॉइस ने क्या बोला, एक कॉन्सेप्ट दिया कैटालिटिक्स का, CATALLACTICS। मतलब क्या, फॉर इंस्टेंस एग्जांपल लेते हैं, इफ इन इलेक्शन वोट इज गिवन सो दैट इंडिविजुअल गेट्स मैक्सिमम बेनिफिट्स इन रिटर्न फ्रॉम द पॉलिटिशियन, ठीक है। मतलब जो कॉन्सेप्ट बताया, इंडिविजुअल पहले चूज करता है पॉलिटिशियन अपने इंटरेस्ट, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, मतलब अपने जो प्रॉब्लम से ही चूजेस कि कौन सा पॉलिटिशियन कैन गिव द बेस्ट मैक्सिमम रिटर्न। तो ही इज़ ऑल्सो यूटिलिटी मैक्सिमाइजर। फिर जो पॉलिटिशियन है वो ही गिव्स कि ये चीज़ें मैं कर दूंगा, दैट इज़ वाई ही इज़ वोट मैक्सिमाइजर। एंड जो ब्यूरोक्रेसी है, फिर जब पॉलिटिक्स दे ले द पॉलिसी, द ब्यूरोक्रेसी इन एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ टू गिव एफिशिएंट रिजल्ट्स, ओके। मतलब कम से कम रिसोर्सेज में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उनके एस्पिरेशंस फुलफिल करने होते हैं ब्यूरोक्रेसी को। सो दे आर बजट मैक्सिमाइजर एज पर रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो ये 3 कॉन्सेप्ट दिए थे वर्जीनिया स्कूल ऑफ पब्लिक चॉइस अप्रोच ने। पब्लिक चॉइस अप्रोच इज मोर प्रिस्क्रिप्टिव, इट हैज़ मोर प्रिस्क्रिप्टिव कैरेक्टर, कि ऐसा कि like example, the bureaucracy or any organization to be efficient should be based on organizational competitiveness, democratization and decentralization. तो public choice approach endorse the market as market is a discipline and it shall be based on competition, okay। मतलब उसका भी एक साइंस है, उसका भी कुछ रिक्वायरमेंट्स है, उसको भी स्टडी करना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन है, उस हिसाब से डेवलप करना चाहिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को, ठीक है। बिकॉज कुछ एरियाज में ऐसा कंप्लेन था कि एडमिनिस्ट्रेशन हैड बिकम कॉम्प्लेसेंट बिकॉज सब कुछ स्टेट के हाथ में था। फिर जब से पब्लिक चॉइस अप्रोच का डेवलपमेंट हुआ, फिर कंपटीशन बढ़ा, तब से एडमिनिस्ट्रेशन का एफिशिएंसी बहुत बढ़ गया है। फिर हम लोग ने थिंकर्स के बारे में बात किया, विंसेंट ऑस्ट्रम के बारे में पहले ही बात कर लिया है। फिर व्यूज़ ऑफ गॉर्डन टुलॉक, TULLOCK, he wrote, he gave the book The Calculus of Consent in 1962, where he wrote about some concept like man is rational. फिर there is absence of competition in 1960s, ये 50s की बात हो रही है, which he wrote in 1960s, that there was no competitiveness in the state area, therefore there is a need of competition in as a discipline, okay। And there should be induction of private sector which can induce competition. फिर there is issue of absence of appropriate measuring tools, ये गॉर्डन टुलॉक का ऑब्जर्वेशन था इन पब्लिक सेक्टर, ओके। क्योंकि जो पब्लिक सेक्टर है, एज वी हैड डिस्कस्ड, कि अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से इट हैज़ टू हैंडल द एडमिनिस्ट्रेशन, देयरफॉर जो मेजरिंग होता है इट इज़ नॉट स्टैंडर्डाइज एज कम्पेयर टू जो प्राइवेट सेक्टर होता है, वहाँ पे वो स्टैंडर्डाइज सेक्टर ऑफ स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर होती है मेजरमेंट की, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन की, कितना एफिशिएंसी आना ही चाहिए। तो वो एक कॉन्सेप्ट है, गॉर्डन टुलॉक ने बोला कि दैट शुड बी इंड्यूस्ड इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ अप्रोप्रिएट मेजरिंग टूल्स होनी चाहिए।
मतलब he also wrote that many believe that bureaucracy is mutually self-serving, मतलब you scratch my back and I will scratch yours, ऐसा ब्यूरोक्रेसी का काम है, ऐसा गॉर्डन तुलक का सोचना था. Therefore the bureaucracy has become an obstruction of itself instead of change, and in some cases it has become inefficient. ठीक है. फिर there is author named Anthony Downs, DOWNS. He published Inside Bureaucracy book in about 1967. He also believed that a man is being rational and self-oriented, and so he maximizes his decisions. And in absence of any discipline of development of public choice, man is oriented towards 3 P's: pay, power and prospects or privileges. ठीक है. There are certain mechanisms to control and check the self-orientation or over maximization of man, and monitoring agencies may be created to contain this issue. But these monitoring agencies also have limitations. The monitoring agency is itself a bureaucratic agency. Thus both the organizations coexist and mutually serve each other. मतलब जो मॉनिटर कर रहा है, जो रेगुलेटर कर रहा है वो भी ब्यूरोक्रेसी, और जिसको रेगुलेटर कर रहा है वो जिसको रेगुलेट कर रहा है वो भी ब्यूरोक्रेसी है. तो फिर वो कॉन्सेप्ट आता है यू स्क्रैच माई बैक एंड आई विल स्क्रैच योर बैक. मतलब ये दो ऑर्गेनाइजेशन जो रेगुलेट भी कर रही है और जो रेगुलेट हो रही है वो एक दूसरे को मदद करती है और निपटा लेती है. ऐसा एक इशू आ जाता है ब्यूरोक्रेसी में. ठीक है. The organizations and the members of organizations develop strategies to escape from the monitoring agency. This principle is referred to as law of counter control. ठीक है. There is a tendency of empire building in bureaucracy. This ultimately results into 2 problems. एक तो है law of diminishing control. मतलब क्या, when an organization grows in size there is a loss of control since the organization is more and more centralized. ठीक है. एंड दूसरा है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग कोऑर्डिनेशन. मतलब एज द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एक्सपांड्स अ नंबर ऑफ न्यू सब ऑर्गेनाइजेशंस आर इमर्ज. ठीक है. तो द सब ऑर्गेनाइजेशंस कम अप विद द सब गोल्स which may not be in line with the organizational. मतलब जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन है उसका गोल्स के अकॉर्डिंग नहीं हो सकता इन सम केसेस, और दैट इज़ वाई कुछ अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन उसमें से निकल के अलग ऑर्गेनाइजेशन बन जाते हैं. मतलब स्टार्ट एक ऑर्गेनाइजेशन के नीचे करते हैं बट वो ग्रो करते हैं और अपना अलग ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं. सो दिस अल्टीमेटली लीड्स टू लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन, देयरबाय लीडिंग टू इनएफिशिएंसी एंड इनइफेक्टिवनेस. ठीक है. तो ये सारे 2-3 चीज़ें थी: लॉ ऑफ काउंटर कंट्रोल, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग कंट्रोल एंड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग कोऑर्डिनेशन. दीज अफेक्ट द एफिशिएंसी ऑफ ब्यूरोक्रेसी. फिर है विलियम निस्कैनन, NISKANEN. He published Bureaucracy and Representative Government in 1971. Niskanen was of the opinion that bureaucrats in some cases are indifferent towards the organizational goals and they were least bothered about the cost benefit analysis. मतलब वो they were just concerned with the rules and procedure. उनको cost effectiveness से इतना कुछ लेना देना नहीं था, ऐसा विलियम निस्कैनन का मानना था. This is because the failures of the government were supported by government budget. मतलब क्या, अगर कोई एरिया में फेलियर आ रहा है गवर्नमेंट को तो गवर्नमेंट वहाँ पे और पैसा डालता था टू रिकवर इट. तो ब्यूरोक्रेसी कॉम्प्लेसेंट बन जाती थी कि बाबा हाँ चलो फेल हो जाएंगे तो कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं होएगा, गवर्नमेंट विल सप्लाई मोर. पर ऐसा प्राइवेट सेक्टर का नहीं है. इफ़ यू फेल इन दैट एरिया यू मे हैव टू वो एरिया को बंद करना पड़ता है कभी कभी. सो स्टेट जो स्टेट टाइड एंजॉयड मोनोपोली ऑन एवरीथिंग. दिस लेड टू इनएफिशिएंसी एंड इनइफेक्टिवनेस. So Niskanen suggested methods to make bureaucracy effective and efficient. The bureaucrats should be made accountable to the executive and other political agencies also. The introduction of competition to bring about discipline through decentralization and institutional pluralism. The introduction of concept of outsourcing and contracting out to limit the wastage of resources, and providing authentic information on various goods and services to the consumers or customers. This will bring transparency. So ये सारे views थे विलियम निस्कैनन के. So according to public choice approach, the state is not inherently unproductive actually. Rather, there are few parameters such as secrecy, monopoly, indiscipline which are affecting the state. Okay, and this can be rectified. और उसके लिए public choice approach का
मतलब पब्लिक चॉइस अप्रोच को ऐसा नहीं बोलना है कि स्टेट को निकाल दो। पब्लिक चॉइस अप्रोच बोल रहा है कि यहाँ पे लूप होल्स है इन द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, एंड यहाँ पे हम लोग ने ऐसा कर दिया तो वी कैन रेक्टिफाई इट। ठीक है, फिर एक अलग छोटा सा थियरी था प्रिंसिपल एजेंट थियरी। द प्रिंसिपल एजेंट थियरी इज वन ऑफ द आइडियोलॉजिकल अप्रोचेस टू पब्लिक चॉइस अप्रोच. This theory brings about clarity in the political control. Okay, the theory propagates that there should be one principal agency, say the government. The principal agent होना चाहिए वो, and it should contract out the activities to the third party. The party with the contract should enjoy autonomy but shall be accountable to the principal agent, मतलब to the government, on measurable performance standards. Thus, the principal, which is the government, and the agent, which is the third party, shall use some innovative methods like memorandum of understanding, MOU जो हम लोग यूज़ करते हैं. ये principal agent theory सी concept आया है MOU का, which may be signed between the government and the private player, let's say for infrastructure or construction के projects etc. The private player will enjoy adequate autonomy but will be responsible to the government as per the conditions of the MOU, memorandum of understanding signed between the two. ठीक है. The constitutional contraction paradigm एक था. It observed that the administration is मतलब पब्लिक चॉइस अप्रोच में ही, जब अभी हम लोग ने ये प्रिंसिपल एजेंट थियरी के बारे में बात किया तो वहाँ पे थर्ड पार्टी के बारे में बात किया और फिर पॉलिटिकल प्रिंसिपल एजेंट के बारे में बात किया. ठीक है. बट व्हेन वी टॉक अबाउट ब्यूरोक्रेसी, ये थर्ड पार्टी प्राइवेट एजेंसी के बारे में था. मतलब गवर्नमेंट कोई थर्ड पार्टी प्राइवेट एजेंसी को कोई प्रोजेक्ट देगी एंड इट इज़ अकाउंटेबल टू द गवर्नमेंट. ठीक है. बट व्हेन वी टॉक अबाउट ब्यूरोक्रेसी, एक कॉन्सेप्ट आता है कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्ट्रैक्शन पैराडाइम. इसमें क्या ऑब्जर्व किया है कि एडमिनिस्ट्रेशन इज सबऑर्डिनेट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट टू द पॉलिटिशियंस. ओके, सो देयर शुड बी कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द ब्यूरोक्रेसी एंड द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस एंड ऑटोनॉमी in terms of constitutional requirements. ठीक है. तो ये ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिशियन के साथ, और प्रिंसिपल एजेंट थियरी वाज बिटवीन पॉलिटिशियन एंड मतलब गवर्नमेंट एंड थर्ड पार्टी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस. ठीक है. फिर देयर आर सम स्मॉल क्रिटिसिज्म फॉर पब्लिक चॉइस अप्रोच ऑल्सो. इन द लेक्चर वी हैव ऑल्सो अलग अलग जहाँ पे अंडरस्टूड what are the issues and what are the criticism in development of public choice approach also. अभी ये और 2-3 है कि इसमें आता है कि पीटर सेल्फ हैड ऑब्जर्व दैट पब्लिक चॉइस अप्रोच डिप्राइव्स ऑफ द बेसिक स्ट्रेंथ इन द पब्लिक सेक्टर्स. मतलब पब्लिक चॉइस अप्रोच बोलता है दो इनको प्राइवेट को, बट सब कुछ एक्चुअली रेगुलेट गवर्नमेंट ही करेगा, तो थोड़ा ऑटोनॉमी का इशू आ सकता है. मतलब जो स्ट्रेंथ होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशंस में, समझो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस में या फिर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में भी, वो इतना डेवलप नहीं होता. और दूसरा चीज़ है अगर पब्लिक सेक्टर्स का स्ट्रेंथ भी कम होता जाता है, बिकॉज पब्लिक सेक्टर को दो चीज़ों पे काम करना पड़ता है. एक तो वेलफेयर एज वेल एज रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, और प्राइवेट जो है दे आर कंसर्न ओनली विद एफिशिएंट रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन. सो प्राइवेट सेक्टर के पास इकोनॉमी वाइज एक अपर हैंड होता है जो पब्लिक सेक्टर के पास नहीं होता, बिकॉज इट हैज़ टू केटर टू ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ वेलफेयर ऑल्सो. मतलब उनको गांव तक जाकर भी अपना रिसोर्सेज देना पड़ता है. और प्राइवेट सेक्टर ऑन द अदर हैंड कैन से कि हम लोग को बस मुंबई एरिया में अपने रिसोर्सेज देने के, तो मुंबई के एरिया के लोग ज़्यादा पैसे देंगे एज़ कम्पेयर टू गाँव के लोग. सो रिसोर्सेज तो सबको पहुँचाना है, ऐसा पब्लिक सेक्टर का काम है. और प्राइवेट सेक्टर इस हिसाब से सिर्फ कुछ एरियाज़ में डेवलप हो सकता है, मतलब कुछ मुंबई जैसे एरियाज़ में अपना सर्विस दे के ग्रो हो सकता है. तो ऐसा थोड़ा डिस्क्रिपेंसी है दोनों सेक्टर्स में. पब्लिक चॉइस अप्रोच हैज़ लिमिटेशंस. अभी पब्लिक चॉइस अप्रोच का मतलब पब्लिक सेक्टर्स इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग और स्टेट ओन्ड होके भी कुछ एरियाज़ में वो वीक पड़ जाते हैं, बिकॉज उनको इतना लार्ज लेवल पे अपना काम करना पड़ता है और सबको इक्वली अपना रिसोर्सेज देना पड़ते हैं. फिर पब्लिक चॉइस अप्रोच का लिमिटेशन में है देयर आर नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस वेयर मार्केट मैकेनिज्म्स आर नॉट वेरी एप्लीकेबल, फॉर इंस्टेंस इन डिफेंस एरिया. ठीक है. फिर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस. ठीक है.
तो ऐसे कुछ सेक्टर्स हैं जहाँ पे सब मैनेजमेंट वाले या फिर पब्लिक चॉइस वाले अप्रोच नहीं लगा सकते। अभी डिफेंस में, जो डिफेंस में समझो आर्मी में जो चीफ है, ही विल टेक द डिसीजन ऑफ व्हाट इज़ राइट, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन में द जज जुडिशल में द जज शैल टेक। वहाँ पे पब्लिक का चॉइस जो है वहाँ पे इतना अफेक्ट नहीं, मतलब वहाँ पे पब्लिक चॉइस को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जा सकता, बिकॉज एक्सपर्टीज़ डिफेंस एरिया में डिफेंस ऑफिसर के या फिर जज के हैं। पब्लिक के तो अलग अलग 100 ओपिनियन होते हैं, तो वो एरियाज, कुछ एरियाज़ में पब्लिक चॉइस अप्रोच एप्लीकेबल नहीं हो सकता अच्छे से, ऐसा ये क्रिटिसिज्म है। द पब्लिक चॉइस अप्रोच सफर्ड फ्रॉम अ क्लोज सर्कल सर्क्यूलेटरी, ठीक है, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है समझो प्राइवेट के या फिर पब्लिक सेक्टर के, कुछ एरियाज़ में ओवरलैप करते हैं और कुछ एरियाज़ में बिल्कुल नहीं। तो उनका जो लेजिटिमेसी है एक सर्विस को देने का, दोनों सेक्टर्स का अलग अलग हो सकता है। सो गवर्नमेंट हैज़ टू रेगुलेट। अभी देखो पब्लिक चॉइस अप्रोच से ही दोनों पब्लिक सेक्टर भी, एक टेलीकॉम सेक्टर समझो, एक कंपनी है पब्लिक सेक्टर का और एक कंपनी है प्राइवेट सेक्टर का, दोनों भी सर्विस प्रोविजन ही कर रहे हैं सिटीजन्स को, बट दोनों का लेजिटिमेसी अलग है, दोनों का पावर्स अलग है, दोनों का मोटिव्स अलग है, दोनों का प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का पॉलिसी अलग है, दोनों का वेलफेयर का कॉन्सेप्ट अलग है। और पब्लिक चॉइस अप्रोच कैसे, कोई भी अप्रोच का क्रिटिसिज्म क्या होता है कि आप पूरे हर चीज़ को सेम नहीं लगा सकते, ठीक है। तो इसमें क्रिटिसिज्म ये है कि द गवर्नमेंट हैज़ टू रेगुलेट बिटवीन बैलेंस बिटवीन बोथ पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन it with respect to the legitimacy of the service provision in order to achieve the goals of public administration as well as constitutional goals also. And thus public choice approach cannot be completely implemented in certain public sectors as we have discussed, और उसके issues भी we have discussed, and this becomes eventually the criticism of public choice approach, ठीक है।